हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वन और वन्यजीव संसाधन। दोस्तों, इस चैप्टर में वन और वन्यजीव को संसाधन माना गया है। संसाधन का मतलब है कि किसी तरीके से वो आपके जीवन यानी हमारे ह्यूमन बीइंग के जीवन को प्रभावित करता है या उपयोगिता प्रदान करता है। तो वन और वन्यजीव किस तरीके से मानव के लिए एक संसाधन के रूप में है, इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। साथ में देखेंगे कि वन और वन्यजीव संसाधन की हिंदुस्तान में या इंडिया में क्या स्थिति है, और अंत में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को एक लॉन्ग टाइम के लिए इनको बनाए रखना चाहिए और इनकी उपयोगिता को समझते हुए किस तरीके से इनको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। एनसीईआरटी कहता है कि वी शेयर दिस प्लैनेट विद द मिलियन ऑफ अदर लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, लाइकेन टू बैनियन ट्री, एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल्स। मतलब कहने का है कि इस ग्रह यानी पृथ्वी को हम लोग यानी मानव लाखों अन्य जीवित प्राणियों, सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं से लेके बड़े बड़े पेड़ों, पशु पक्षियों के साथ बांटता है। यानी ह्यूमन बीइंग किस तरीके से इस पूरी पृथ्वी पे अकेला नहीं है, वो अन्य जीवों, लाखों करोड़ों जीवों के साथ है, और किस तरीके से वो अपने जीवन को इन पे आश्रित किए हुए है, और किस तरीके से इन नेचुरल चीज़ों के बदौलत ही इंसान इस धरती पे बना हुआ है, बचा हुआ है। यह पूरा आवाज़ जिसमें हम रहते हैं में अपार जैव विविधता है। अब वर्ड आता है जैव विविधता, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बेसिकली हम लोग जहाँ पे हैं, आप जहाँ पे भी हैं, अगर आप लोग नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास कैसा वातावरण है, कितने पशु पक्षी हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, और कितना नेचुरल चीज़ें हम लोगों को प्रभावित कर रही हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें शहरों का, तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शहरों में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे इंसानों ने मकान बना रखे हैं, बिल्डिंगें हैं, सब कुछ पक्का है, मतलब पक्की ईंटों से बना हुआ है, सड़कें डामर की बनी हुई हैं या बहुत ही सीमेंटेड हैं। तो वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन उग नहीं पाता। नेचुरल वेजिटेशन नहीं होने की वजह से पशु पक्षी और बाहर के जो बर्ड्स वगैरह हैं वो आ नहीं पाते शहरों में, और इस वजह से हम लोगों को कम बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लोग गांव चले जाएं तो वहाँ पे आपको आपके घरों में ही, मतलब जो गांव के घर होते हैं वहीं से बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। घरों में ही लोग बहुत सारे पालतू जानवरों को रखते हैं। बाहर निकलेंगे आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, बड़े बड़े वृक्ष जो आपको शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं वो आपको नॉर्मली दिख जाएंगे। लोग बागीचे लगाते हैं, फल फूल लगाते हैं, इनके पेड़ लगाते हैं, और जानवरों पे काफ़ी आश्रित होते हैं। तो आपको गाँव में अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी एक टर्म है जो आपको बताता है कि कितना नेचुरल हैबिटेट आपके आसपास है, वातावरण आपके आसपास है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम मनुष्य सभी जीवित जीवों के साथ पारिस्थितिक प्रणाली का एक जटिल जाल बनाते हैं, जिसमें हम केवल एक हिस्सा हैं और अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए इस प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर है। इनका कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग है, वो जो भी आप देख रहे हैं इस पृथ्वी पे, लाखों करोड़ों जो जीव जंतु आप जिनको देख रहे हैं और जो आप पे आश्रित हैं या आप जिन पे आश्रित हैं, उनके लिए आप एक हिस्सा मात्र हैं। इंसान कहीं ना कहीं ये भूल कर देता है कि वो सबसे बड़ा है इस धरती पे या सबसे बुद्धिमान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल चीज़ें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रभावित करती हैं, और आपने अगर इनको नकारात्मक रूप में लिया या नेगेटिव वे में लिया तो आपको ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है कोरोना, एक ऐसा जीव जो दिखा ही नहीं, एक वायरस जो दिखता ही नहीं है, और उसने पूरी मानव समाज को परेशान करके रख दिया। और कितना आदमी प्रभावित हुआ उससे, कितना आदमी नहीं रहा, और कितनी दुखद घटनाएं हुई आप लोगों ने देखा। तो किस तरीके से एक सूक्ष्म जीव भी पूरे ह्यूमन बीइंग को, पूरे ह्यूमन हैबिटेट को प्रभावित कर सकता है, पूरे ह्यूमन लाइफ को प्रभावित कर सकता है, आप लोगों ने अभी बहुत ही रिसेंटली देखा है। तो इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को ये समझना चाहिए, समझना होगा कि इस पूरे ग्रह में
जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी वनस्पति हैं, ह्यूमन बीइंग भी उन्हीं की तरह एक सूक्ष्म जीव कह लो या एक हिस्सा है मात्र। उसको ये नहीं मानना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा हो गया है या उसने बहुत अधिक टेक्नोलॉजी में अपनी सफलताएं हासिल कर ली हैं तो उसको बहुत अपना घमंड करना चाहिए, या इस तरीके से कभी भी अपने जीवन को नहीं देखना चाहिए और अपने सहअस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। किसके साथ? वातावरण के साथ। अपने आसपास के वातावरण को नष्ट नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए और उनके साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनके बगैर रहना पॉसिबल नहीं है इस धरती पे। लेकिन इसको लोग नहीं समझते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है, उदाहरण कुछ दिए गए हैं एनसीईआरटी में। पौधे जो हवा की गुणवत्ता को पुनः निर्माण करते हैं। पौधे क्यों जरूरी हैं? क्योंकि वो हमारे लिए ऑक्सीजन का उपयोग साबित करते हैं, या कह लें ऑक्सीजन की उपलब्धता कराते हैं। और साथ ही ये पौधे फल फूल देते हैं, वनस्पति देते हैं, जिससे हम लोग खाना बना सकते हैं अपना, या खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पौधे ये काम करते हैं। उदाहरण दिया गया है एनसीईआरटी में कि किस तरीके से पौधे हमें हवा की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायता करते हैं, जिससे हम सांस ले पाते हैं, पानी हम पीते हैं, और मिट्टी जो हमारे भोजन का उत्पादन करती है। इन सभी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मतलब जितनी भी नेचुरल चीज़ें हमारे आसपास हैं, कहीं ना कहीं हमें बहुत अधिक प्रभावित करती रहती हैं और इनको नष्ट नहीं होने देना है। इनको और भी बेहतर बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। वन पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब है कि जो जंगल हैं, जो वन हैं, वो पारिस्थितिकी तंत्र, जो आपका इकोसिस्टम है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं ऑन विच ऑल अदर लिविंग बीइंग्स डिपेंडेंट, जिन पे अन्य जीव जंतु निर्भर करते हैं। तो पौधे ही हैं एकमात्र जो अपने आप में स्वयं में खाना बना सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ह्यूमन बीइंग भी बना लेता है खाना। नहीं। आपका आटा कहाँ से आता है? आपकी सब्जी कहाँ से आती है? ठीक है, आप कैसे उन चीज़ों को आप कुछ नहीं कर पाते, आप केवल उनको मिला के अपने खाने योग्य बना पाते हैं, जबकि खाना नहीं बना पाते। आप घर में कटोरी में सब्जी नहीं उगा सकते, सब्जी बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप सब्जी खाएं, जब भी आप रोटी खाएं, तो समझ लीजिए ये कहाँ से आया है? खेतों से आया है। किसने दिया है? पेड़ पौधों ने दिया है। दूध पिए तो समझ जाइए कहाँ से आया है? जानवरों से आया है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना, और आप लोगों को ही समझना पड़ेगा, वरना आगे चल के समस्या उत्पन्न होने वाली है। चीज़ें कम हो जाएंगी, जंगल कम हो जाएंगे, जीव जंतु कम होने लगेंगे, तो हम लोगों को बेहतर खाना कहाँ से मिलेगा? दूध कहाँ से मिलेगा? और समस्याएं आप लोगों को अभी भी देखने को मिल जाती होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे वन या जंगल या पेड़ पौधे। आगे कहते हैं, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात की क्या स्थिति है, यानी फ्लोरा और फौना इन इंडिया। फ्लोरा का मतलब है फ्लावर से ले लीजिए, फ्लोरा पेड़ पौधों को कहते हैं। फौना का मतलब है प्राणी यानी जानवरों से इसका मतलब होता है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ इट्स वास्ट अरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब कहने का है कि इंडिया को दुनिया में डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही अच्छा देश माना जाता है। ये हमारी काबिलियत है, हमारे देशवासियों की काबिलियत है कि हम लोग अपनी चीज़ों का कहीं ना कहीं, मतलब अपनी नेचुरल चीज़ों का अस्तित्व बनाए हुए हैं, और हम लोग काफ़ी ध्यान भी देते हैं। हमारी सरकार भी ध्यान देती है और हम लोग भी ध्यान देते हैं। और इसी वजह से हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी बायोडाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिल जाती है। यहाँ सारे विश्व में पाए जाने वाली उपजातियों का 8% यानी 16 लाख पाई जाती है। मतलब जितनी भी धरती पे जातियाँ पाई जाती हैं उनका 8% कितना बनता है? 16 लाख। और ये हिंदुस्तान में पाया जाता है। लगभग 8% बायोडाइवर्सिटी कह लें, या कह लें कि ऐसे जीव जंतु पेड़ पौधे हिंदुस्तान में मिलते हैं जो विश्व का 8% है, और ये हैं 16 लाख प्रजातियां हिंदुस्तान में अभी भी हैं, अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। ये संभवतः कुल जातियों का 2 या 3 गुना ही है, अन्य को अभी खोजा जाना बाकी है। मतलब ये कहते हैं कि जितनी भी जीव जंतु और जितनी भी जातियां हैं उनका 3 गुना या 2 या 3 गुना ही है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और अभी भी इनमें खोजबीन चल रही है, उनमें नई नई
प्रजातियां और जातियां हम लोगों को दिखाई देती हैं। ये विविध वनस्पति और जीव हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक गुथे हुए हैं और फिर भी हम इनके कद्र नहीं करते। कहते हैं कि ये वनस्पति और जीव हमें कितना प्रभावित करते हैं और कितना हम लोगों को जीवन को सहज बनाते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग ह्यूमन बीइंग इतना मतलबी है कि इन लोगों की कद्र नहीं करता। दोस्तों, कुछ अनुमान बताते हैं कि भारत में दर्ज कुल जंगली वनस्पतियों का 10% और स्तनधारियों का 20% लुप्त होने की कगार पर है। मतलब हिंदुस्तान में एक तरफ जहां कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहीं कहीं ना कहीं ये समस्या देखने को मिलती है कि हम लोग इतनी कोशिशों के बावजूद भी अपने वनस्पतियों का 10% खोने की कगार पे हैं और अपने जानवरों का 20% तक खोने की कगार पे आ चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो ह्यूमन बीइंग प्रभावित करता ही है। अब हम लोगों के शहर बढ़ रहे हैं, हम लोगों को पॉपुलेशन बढ़ेगी तो शहर बढ़ेंगे, शहर बढ़ेंगे तो जंगल काटे जाएंगे, जंगल काटे जाएंगे तो वन्यजीव भी शिफ्ट होंगे, यहाँ से इधर उधर भागने शुरू कर देंगे क्योंकि वो शहरों में तो रहेंगे नहीं। तो इस वजह से बड़ी परेशानियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं और हम लोगों की जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह, उसमें ये बताया जा रहा है कि जंगली वनस्पतियों का 10% और स्तनधारियों का 20% खोने के कगार पे हम लोग आ चुके हैं। इनमें से कई अब विलुप्त होने के कगार पर हैं, जैसे चीता विलुप्त हो चुका है वैसे चीता, ठीक है, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी बटेर, वन चित्तीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस महुआ की एक जंगली किस्म, एक पौधा होता है महुआ, और हबर्डिया हेप्टेन्यूरान जैसे पौधे घास की एक प्रजाति होती है, ये खो चुके हैं या खोने की कगार पे हैं हिंदुस्तान में। वास्तव में कोई नहीं कह सकता कि कितनी प्रजातियां पहले विलुप्त हो चुकी होंगी। मतलब हम लोगों ने जब होश संभाला और जब इस तरफ देखा होगा, तब से ये गणना शुरू हुई कि कितनी जातियां हैं, कितनी उपजातियां हैं, कितनी प्रजातियां देश में पाई जाती हैं या विश्व में पाई जाती हैं। उससे पहले हम लोग कितना कुछ खो चुके होंगे। ये तो फॉसिल्स वगैरह से कभी कभी पता चल जाता है कि डायनासोर के फॉसिल मिले तो डायनासोर हम लोगों ने खो दिए। लेकिन ये सोचने की बात है कि जो है उसे हमें कैसे बचाए रखना है। अब देखते हैं वैनिशिंग फॉरेस्ट, विलुप्त वन, यानी जो वन समाप्त होने की कगार पे हैं या समाप्त हो चुके हैं या हो जाएंगे। ये एक तरीके से वार्निंग होती है हम लोगों के लिए। ये समझना होता है कि किस तरीके से अभी भी मौका है कि हम लोग अपने जंगलों को बचा के रख सकते हैं। भारत में वनोन्मूलन के आयाम चौंका देने वाले हैं, यानी वन बहुत तेजी से कट रहे हैं। वन और वृक्ष आच्छादन में देश का क्षेत्रफल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर आका गया है। मतलब 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर में ही केवल हमारे यहाँ वन पाए जाते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 24.56% का, मतलब जितना भी हम लोगों का ज्योग्राफिकल एरिया है उसके केवल 24.56% पे ही इस समय हिंदुस्तान में जंगल बचे हैं। ठीक है, होने चाहिए तो कम से कम 50% तो होना चाहिए, लेकिन 33.33% का रेशियो माना जाता है कि बेहतर होता है। लेकिन कितने बचे हैं? 24.56, यानी काफ़ी कुछ कम हो चुके हैं। घने वन इसमें से हैं केवल 12.4%, खुले वन है 9.26% और मैंग्रोव 0.15%। तो घने वन कौन से होते हैं? जो जंगल हैं, जो नेचुरली जंगल उगते हैं उनको घने वन कहा जाता है। खुला वन मतलब जो हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं या हम लोग जो बाग लगाते हैं, बागीचे लगाते हैं, उनको काउंट करा जाए तो वो खुले वनों में आएंगे। और मैंग्रोव, यानी मैंग्रोव क्या होता है? पेड़ पौधों की वो प्रजातियां जो दलदली इलाकों में उगती हैं या समुद्र के आसपास सलाइन वाटर में उगाती हैं। ऐसी प्रजातियां जहां पे कीचड़ वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पे दलदल अधिक होते हैं, वहां पे ये पौधे उगते हैं, इनको मैंग्रोव कहा जाता है। और दोस्तों, हम लोगों ने दलदली क्षेत्रों को ही ख़त्म कर दिया है तो ये पेड़ पौधे भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये कितने हैं? केवल 0.15% ही हैं इंडिया में, तो इनको भी बचाने की ज़रूरत है। आगे है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है 2019 में। उसके अनुसार घने वन आवरण में 2017 के बाद से 3,976 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। एक बढ़िया चीज़ है। 2017 की बाद से 2019 में जो रिपोर्ट आती है उसमें कहते हैं कि 3,976 वर्ग किलोमीटर के जो जंगल हैं वो हिंदुस्तान में थोड़े से बढ़े हैं या कहीं ना कहीं लोगों ने अवेयरनेस दिखाई है और जंगलों को बढ़ने में मदद की। हालांकि यह वन आवरण में स्पष्ट वृद्धि होने के कारण है संरक्षण उपाय, वृक्षारोपण आदि। मतलब इनका बढ़ने का कारण भी है ह्यूमन बीइंग ही होगा। ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग एक तरफ नष्ट कर रहा है तो हिंदुस्तान का आदमी इतना बेहतर है कि वो अपने
चीज़ों को समझता है और उसने कोशिश की और देखिए 3976 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उसने बढ़ा लिया, जंगलों को उसने बढ़ा लिया। और इसमें वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि संरक्षण के उपाय सरकार कर रही है, साथ ही लोग भी कोशिश करते हैं। अपने घरों के बाहर नहीं कुछ जगह है तो एक ही पौधा लगा देते हैं, तो उससे वृक्षावरण तो बढ़ रहा है। पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो चिड़िया आएंगी, जंगली जानवर आएंगे और भी जो जानवर रहते हैं हम लोगों के साथ, चिड़िया हैं, बंदर हैं, गिलहरियाँ हैं, तो ये सब पेड़ पौधे देख के आएंगे। तो इससे क्या होगा? हमारा बायोडाइवर्सिटी बेहतर होती जाएगी, हमारी जीवन को प्रभावित करने वाले पेड़ पौधे भी बढ़ेंगे, जंगली जानवर और जानवर भी बढ़ेंगे, और साथ ही हम लोगों को एक अच्छा वातावरण मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहेगी, पानी बेहतर बना रहेगा। इनको हम लोगों ने साइंस में देखा भी होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो और भी देखेंगे कि किस तरीके से ये सब चीज़ें भी हम लोगों को प्रभावित करती रहती हैं। तो दोस्तों आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, एक इंटरनेशनल ग्रुप है, कह लें यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए ये एक संगठन बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मतलब वर्ल्ड लेवल पे। और इसके आधार पर मौजूदा पौधों और जानवरों की विभिन्न श्रेणियां वर्गीकृत की गई हैं। हिंदुस्तान में भी यही वर्गीकरण चलता है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल डेटा है या डिफरेंशिएशन का माध्यम है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले कहते हैं सामान्य प्रजातियां, नॉर्मल स्पीसीज, वे प्रजातियां जिनकी संख्या का स्तर उनके जीवित रहने के लिए सामान्य माना जाता है, जैसे मवेशी हैं, गाय हैं, भैंसे हैं। अब ये क्यों है ज़्यादा, ये सामान्य क्यों है? क्योंकि हम लोगों को दूध देते हैं, हम लोग मतलब से इनको पालते रहते हैं, इसलिए इनका अस्तित्व अभी तक बना हुआ है। साल के पेड़ हैं, पाइन ट्रीज हैं, कृंतक हैं, मतलब काटने वाले जो जीव जंतु होते हैं, रोडेंट्स, जैसे आपका क्या हो गया, चूहा हो गया, गिलहरियाँ हो गई, ये इसलिए हैं क्योंकि इनसे हम लोगों का ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है, इसलिए हम लोग, हालांकि चूहों को लोग मार देते हैं, लेकिन फिर भी ये अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं क्योंकि इनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए भी इनका अस्तित्व बना हुआ है। और कुछ इसलिए भी क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत है, इसलिए हम लोग उनको पालते रहते हैं, इसलिए भी उनका सामान्य अस्तित्व बना हुआ है, यानी ये अभी भी जितने होने चाहिए उतने हैं। दूसरा आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त जातियां, यानी वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे के आसपास हैं। ऐसी प्रजातियों का जीवित रहना मुश्किल है अगर उनको विलुप्त होने से रोका नहीं गया, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गेंडा, शेरों की पूंछ वाला बंदर। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप एग्जाम में अगर लिखेंगे तो बेहतर नंबर मिलेंगे। संकटग्रस्त जातियों में और बहुत सारी हैं, अपने आप भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो संकटग्रस्त जातियां वो होती हैं जिनको वार्न किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इनको बचाए रखिए, या ये कहीं दिखते हैं तो इनको बचाने का प्रयास कीजिए, इनको मारिए नहीं या इनको किसी भी तरीके से हानि ना पहुंचाइए, क्योंकि ये कुछ ही बचे हैं और आगे चल के ये अगर नहीं बचाएगा तो समाप्त हो जाएंगे। तीसरा है संवेदनशील प्रजातियां। ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनके लिए यदि नकारात्मक कारक काम करना जारी रखते हैं तो उनकी आबादी उस स्तर तक गिर जाएगी जहां से उनको फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब आपने देखा कि संकटग्रस्त जातियां मतलब अभी हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर ये किस में आ जाएंगे, संवेदनशील में आ जाएंगे, और एक दिन आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे। संवेदनशील वो होते हैं कि जो बहुत ही कम है, मतलब कभी कदा दिख जाते हैं और फिर भी आदमी उनको मार देता है या उनको पकड़ लेता है या उनको हानि पहुंचा सकता है, तो इसलिए वार्न किया जाता है कि इनको तो बिल्कुल भी नहीं छूना है, इनको आने देना है, और अगर आप किसी भी तरीके से इनको और बढ़ने में मदद कर सकते हैं तो आप प्लीज़ करिए, ठीक है, क्योंकि आगे इनका अस्तित्व बना रहे, नहीं तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत ही डेंजरस लेवल पे हैं और ये समाप्ति की कगार पे आ चुके हैं। दुर्लभ प्रजातियां वो होती हैं जो आपको दिखाई ही नहीं देंगी, जो समाप्त हो गई हैं, ठीक है, दुर्लभ, रेयर स्पीसीज, ठीक है, जिनको कह दिया गया कि अब इनको बचाना मुश्किल है। कम आबादी वाली प्रजातियां यदि उन्हें प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारक काम करना जारी रखते हैं तो वो विलुप्त प्राय या कमजोर श्रेणी में आ सकती हैं, जैसे हिमालय भालू, जंगली एशियाई भैंसा, रेगिस्तानी लोमड़ी, हॉर्नबिल आदि। यानी वो प्रजातियां जो बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं, अब मतलब दिख जाएं तो दिख जाएं, अदरवाइज आपके जंगलों में ज़्यादा नहीं बची हैं। तो ये 4 श्रेणियां हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उनको डिफाइन किया गया है, और इन्हीं में
अलग अलग जानवरों को, अलग अलग वनस्पतियों या जंगली पेड़ पौधों को या पौधों को रखा जाता है, जिससे ये पता चलता रहे गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों को कि किसको किस स्तर तक हमें बचाव के उपाय करने हैं, किसको बचाना है और किस स्तर तक उनको बचाए रखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। आगे आता है स्थानीय प्रजातियां। ये ऐसी प्रजातियां होती हैं जो लोकल लेवल पे उपलब्ध होती हैं। आपके देश में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलती होंगी जो यहीं मिलती हैं, कुछ जानवर, कुछ वनस्पतियां और देशों में नहीं मिल पाती हैं, तो इनको स्थानीय प्रजातियां कहते हैं। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आमतौर पर इन्हें प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे अंडमान टील, निकोबार कबूतर, अंडमान जंगली सूअर, अरुणाचल प्रदेश का मिथुन। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो केवल उन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं जिन क्षेत्रों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आपको इसके अलावा ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। ये स्थानीय प्रजातियाँ होती हैं। एक होती हैं विलुप्त प्रजातियाँ। ये वो प्रजातियाँ हैं जो बस खत्म, इनका बहुत सालों से देखा ही नहीं गया, मतलब दसियों साल हो गए हैं इनको किसी ने नहीं देखा, तो इनको मान लिया जाता है ये समाप्त हो गए हैं। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो इनके आवासीय क्षेत्रों, संभावित क्षेत्र जहां वे हो सकते हैं में खोजे जाने के बावजूद भी नहीं मिलते, तो इन्हें विलुप्त मान लिया जाता है। एक प्रजाति किसी स्थानीय क्षेत्र, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही विलुप्त हो गई, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, तो ये बिल्कुल एक तरीके से समाप्ति हो गए हैं। एशियाई चीता बिल्कुल समाप्त हो गया था। अब इंडिया अफ्रीका से चीता मंगा के कोशिश कर रही है कि यहाँ पे उनको दोबारा स्थापित किया जाए। ठीक है, तो ये विलुप्त प्रजातियां होंगी। ये हो गई 6 चीज़ें, 6 डेफिनेशंस हो गई किस तरीके से वन और वन्य जीवों को बांटा जा सकता है अलग अलग श्रेणियों में। आगे आता है नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना। वो नकारात्मक कारण, वो कारण जिनकी वजह से ये वनस्पतियां और जीव जंतु नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं या नष्ट होते हैं। पहला है वनों और वन्य जीवों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संसाधनों की प्राप्ति। मतलब वन और वन्य जीव जो हैं उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संसाधन तो हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, मतलबी हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि ये पेड़ से बहुत फ़ायदा होने वाला है तो हम लोग उसको काटने में भी पीछे नहीं हटते, जबकि हमें सोचना चाहिए कि अगर ये बना रहेगा तो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हम लोगों को लाभ पहुंचाता रहेगा। रेलवे, कृषि, वाणिज्यिक और वैज्ञानिक वानिकी और खनन गतिविधियों का विस्तार। मतलब धीरे धीरे अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो रेलवेज़ के लिए ज़मीनें चाहिए, घर बनाने के लिए ज़मीनें चाहिए, शहर बढ़ रहे हैं तो इसके लिए क्या है, जंगलों को काटा जा रहा है। जंगल कट रहे हैं तो वन जीव भी यहाँ से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। जंगल कम हो रहे हैं तो जीव जंतुओं को बचना मुश्किल हो रहा है। रोज़ टकराव होता है इंसानों के साथ और इंसान उन्हें मार देता है, तो इस तरीके से भी नुकसान हो रहा है। बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं भी वनों के विनाश में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं, जैसे डैम बन रहे हैं, ठीक है, रोडवेज बन रही हैं, पूरा नेटवर्क बन गया, ठीक, और बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में, और टेक्नोलॉजिकली हम लोग साउंड हो गए हैं तो बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर कह लीजिए या बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते चले जा रहे हैं, तो वहाँ से भी बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है हमारे फ्लोरा और फौना पे। पशु चराई और ईंधन लकड़ी की कटाई। मतलब अब जलाने के लिए ईंधन लकड़ी को काटना पड़ता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, हर जगह तक गैस सिलेंडर तो पहुँच नहीं पाते, तो लोग क्या करते हैं, वनों पर निर्भर हैं, और वो एक तरफ जहाँ वन विकास डेवलपमेंट की वजह से ख़त्म होते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों की पहुंच नहीं है, वह पहुंच नहीं है नई चीज़ों तक, तो वो लोग भी उनको नेगेटिव रूप से प्रभावित कर रहे हैं। तो पशु चराई, मतलब जानवरों को चराते हैं तो वो भी नष्ट कर देते हैं, हालांकि उनकी तो मजबूरी होती है। लेकिन ईंधन लकड़ी की कटाई, मतलब जो लकड़ी वगैरह काटी जाती है, जो जलाने के लिए काटी जाती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रूप से प्रभावित करते हैं हमारे फ्लोरा और फौना को। आवासों का विनाश, मतलब जो हैबिटेट है, मतलब इस तरीके से क्या होता है, आवासों का विनाश का मतलब है कि जंगली जानवर के जब जंगल खत्म हो रहे हैं तो उनका भी विनाश होता जा रहा है, और आवास खत्म होते जा रहे हैं तो जंगली जानवर क्या, वो तो जंगल में रहने वाले हैं, तो वो शहरों में तो रहेंगे नहीं, तो जंगलों की तरफ शिफ्ट होंगे, और जंगल जब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, वो इंसानों से टकराव बढ़ेगा और इंसान उनको मारता जाएगा और एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। शिकार और अवैध शिकार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग फ़ायदे के लिए हंटिंग और पोचिंग पे ध्यान देते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि सरकार इसको बहुत कुछ नियंत्रण में किए हुए है, लेकिन फिर भी लोग इधर उधर मार ही देते हैं अपने मतलब के लिए जानवरों को।
अति शोषण, बहुत ही एक्सप्लॉइट हो रहा है। जैसे जानवरों, जंगली क्षेत्रों को अगर देखेंगे तो वहाँ पे लोगों को क्या है, अगर उनको पता चल गया कि ये पेड़ महंगा बिकता है तो उसको काट काट के वो लोग बेच डालेंगे पैसे के लिए। ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारे हैबिटेट का हिस्सा है, हमारे बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, इसको बचा के रखना है। वो इस पे नहीं ध्यान देते, वो फिर पैसे पे ध्यान देते हैं। लेकिन पैसा तो आपको उसको बेच के मिल जाएगा, लेकिन फिर पैसे से अगर वो ख़त्म हो गया तो वापस आप नहीं खरीद पाएंगे उसको। पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा एक कारण है। इससे भी बहुत सारे वेजिटेशन समाप्त होती जा रही है, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारे पेड़ पौधों को उगने में दिक्कत होती है और वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ी खतरा ये है कि इसका पता भी नहीं चलता। जब कोई पौधा या जानवर समाप्त हो जाता है तब पता चलता है कि ये तो समाप्त हो गया। तो इसलिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है फ्लोरा और फौना के नेगेटिव रूप से प्रभावित होने का। फॉरेस्ट फायर्स, जंगल की आग, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जंगल में आग लगे, उससे भी बहुत सारे जंगल जल जाते हैं और साथ ही जानवरों को भी नुकसान झेलना पड़ता है। अधिक जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन, मैंने पहले बताया ओवर पॉपुलेशन होगी तो ये सब समस्याएं आपको स्वाभाविक रूप से आएंगी, क्योंकि आपको घर बनाने होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए होगी। जगह कहाँ से मिलेगी? जगह तो जितनी है उतनी मिलेगी, वो बढ़ तो जाएगी नहीं। तो आदमी क्या करेगा? जंगलों को काटेगा, है ना। जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं जंगली जानवरों के, उनका विनाश करेगा। तो इस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जीव जंतुओं और वनस्पतियों को नष्ट करने का। जैविक हानि का प्रभाव, इसका इफेक्ट क्या होगा? हम लोग ये जानवर और जंगलों को खोते जा रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमारी सांस्कृतिक विविधता का नुकसान होगा। मतलब हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है या कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हम लोगों के गांव में आज भी परंपराएं हैं जो पेड़ों के नीचे होती हैं या पेड़ों का पूजन होता है। ये सब क्या है? सांस्कृतिक विविधता है। जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो पूजा किसकी करोगे? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वो सब। स्वदेशी और अन्य वन आश्रित समुदायों का ह्रास होगा। डिग्रेडेशन ऑफ इंडिजिनस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़, मतलब इस तरीके से जो कम्युनिटीज़ जंगलों पे निर्भर रहती थी वो भी नष्ट होती जाएंगी। उनको भी ख़त्म होने के लिए आप प्रेरित करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपका हैबिटेट, आपके नेचुरल हैबिटेट ही खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? जो उन पर निर्भर लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। भोजन, पेय, दवा, संस्कृति, आध्यात्मिकता की हानि होगी। भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा, पेय मिलना मुश्किल हो जाएगा, शहद कहाँ से आता है, दवाएं, जड़ी बूटियाँ कहाँ से आती हैं, संस्कृति तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग पहले निर्भर थे, कितना ज़्यादा हम लोगों के यहाँ पेड़ पौधों और जंगली जानवरों की पूजा होती थी, और धीरे धीरे ये परंपराएं ही समाप्त होती जा रही हैं। आध्यात्मिकता की हानि होगी। आध्यात्मिकता की हानि का क्या मतलब है? हमारे ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? हमारे संत महात्मा कहाँ रहते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से जब जंगल खत्म हो जाएंगे तो इन लोगों को भी कहाँ जाना पड़ेगा? शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ हमारे आसपास नहीं रहेंगे और अच्छे लोग आसपास नहीं रहेंगे, तो ये तो सांस्कृतिक हानि वैसे ही है। ठीक है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जीवन अधिक प्रभावित होगा। जो पुरुष हैं उनकी तुलना में महिलाओं का जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि अब लकड़ी जो उपलब्ध थी घर के आसपास, जैसे चूल्हा जलाया जाता था, खाना बना लेती थी, अब वो बहुत दूर मिलती है, तो वो निर्भर किस पे हो जाएंगी? पुरुष पे। अब पुरुष लाया नहीं लाया, लेकिन खाना बनना है तो अब बैठे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पानी खत्म होता जाएगा तो दूर दराज से लाना पड़ेगा, तो महिलाओं के लिए समस्याएं ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, हो रही हैं। हम लोगों ने कितना पॉल्यूशन फैला रखा है और उसकी वजह से कितने नुकसान हम लोगों को झेलने पड़ते हैं, आप लोग देख सकते हो। गंभीर सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। सामाजिक समस्याएं क्यों? मान लीजिए पानी कम हो गया किसी शहर में, वहाँ पे 100 लोग रहते हैं। अभी तक 100 लोगों के लिए पानी उपलब्ध था, आराम से लोग यूज़ कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। अब केवल पानी बचा, 10 लोगों के लोग हैं 100, तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगेगा। सबको पानी चाहिए, पानी के बगैर तो नहीं रह सकता, और वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने लगेगी। तो ये सब इफेक्ट्स हैं कि हम लोगों का फ्लोरा और फौना नष्ट नहीं होने देना है। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। अब संरक्षण के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? संरक्षण पारिस्थितिक विविधता और हमारे जीवन साध्य संसाधन, जल, वायु और मिट्टी को बनाए रखना है। मतलब ये संरक्षण का मतलब ही होता है बचाए रखना। तो जो भी चीज़ें वन और वन्य जीव संरक्षण का मतलब है कि वन और वन्य जीव
से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हमें बचा के रखना है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों के आवासों के संरक्षण के विभिन्न प्रावधान किए गए थे। 1872 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था हिंदुस्तान में। सरकार की तरफ से एक योजना आई थी कि हम लोगों को कैसे संरक्षण करना है अपने वन और वन्य जीवों का। कार्यक्रम का जोर शिकार पर प्रतिबंध लगाना था। उस समय शिकार बहुत होता था, तो सबसे पहला तो यही था कि शिकारों को बंद किया जाए, शिकारियों को रोका जाए, उनके आवासों को कानूनी सुरक्षा दी जाए, जो जंगली जानवर हैं, जो वनस्पति हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए, वो जिस जगह पे उगते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और वन्य जीवों के व्यापार को प्रतिबंधित किया जाए। पहले जंगली जानवरों की हड्डी और मांस के लिए और उनकी खालों के लिए बहुत उनका शिकार होता था, उनको बेचा जाता था, तो उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया कि अब बेचना है ही नहीं। इससे क्या होगा, अपने आप शिकार रुक जाएगा। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वन और वन्यजीव संसाधनों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है इंडिया लेवल पे। आरक्षित वन कहते हैं हम लोग, रिजर्व फॉरेस्ट। देश में आधे से अधिक आरक्षित वन घोषित हैं। वन और वन्य जीवन के संरक्षण हेतु आरक्षित वन सबसे मूल्यवान माने जाते हैं। मतलब बहुत ही उपयोगी जो वन माने जाते हैं उनको सरकार क्या कह देती है, रिजर्व फॉरेस्ट कर देती है। मतलब वहाँ पे किसी भी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी को प्रोहिबिट माना जाता है, रोका जा सकता है, और उसको कहा जाता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का इंसान का दखल नहीं होगा, आप यहाँ से बाहर रहिए। रक्षित वन, वन विभाग द्वारा कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 रक्षित वन घोषित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, इनको सुरक्षित रखा जाता है और ये प्रोटेक्टेड होते हैं। मतलब इनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इस तरीके की नहीं हो सकती जिससे फॉरेस्ट का लॉस हो। आरक्षित और रक्षित वनों की लकड़ी और अन्य वन उपज के उत्पादन के उद्देश्य से स्थायी वन संपदा के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। मतलब इसकी लकड़ी को भी प्रोटेक्ट किया जाता है और इनको सुरक्षित रखा जाता है। और आरक्षित वन जो होते हैं, रिजर्व होते हैं, उनमें तो बिल्कुल एक तरीके से ह्यूमन बीइंग का आना जाना भी बंद होता है, और रक्षित वनों में आ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरीके की परमिशन नहीं होती है ह्यूमन एक्टिविटी करने की, या आप जंगल के साथ कोई छेड़छाड़ कर सके। अवर्गीकृत वन वो होते हैं अनक्लास वन। अन्य सभी वन और बंजर भूमि जो सरकारी, निजी व्यक्तियों और समुदायों से संबंधित अवर्गीकृत वन होते हैं। जैसे आपने को देखा होगा सड़कों के किनारे पेड़ पौधे होते हैं, या और लोगों ने अपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, वन लगा रखे हैं, उपवन लगा रखे हैं, अपने बाग बगीचे लगाते हैं, तो ये सब अवर्गीकृत वन में आते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इनके प्रोटेक्शन के लिए भी लॉज हैं। आप पेड़ उगा सकते हैं, लेकिन ऐसे काट नहीं सकते, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन हाँ, उनको आप उपयोग कर सकते हैं। आपने आम का पेड़ लगाया तो आप उसके फल खा सकते हैं, पूरी तरीके से आप सुरक्षित हैं, और पूरी तरीके से आपको छूट मिलती है कि आप उसके उपयोगिता को समझें, और भी वन लगाते रहें, और भी आम खाने के लिए और भी पेड़ पौधे लगाते रहें। लेकिन ये परमिट नहीं करता गवर्नमेंट कि उसको आप पेड़ को काट दें, उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अवर्गीकृत वन वो होते हैं जो इंसान या ह्यूमन बीइंग लगाता है और अपने उपयोग कर सकता है, लेकिन उनको काट नहीं सकता बिना परमिशन के गवर्नमेंट के। ठीक है, ये हमने एक ग्राफ बना दिया है। अगर एग्जाम में आता है और ऐसा ग्राफ आप बनाते हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आंसर पे। तो टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, और अनक्लास फॉरेस्ट क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है। भारत में वनों का वितरण, मध्य प्रदेश में स्थायी वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में जंगल बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, और हमारा एक ऐसा स्टेट जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल अभी भी मौजूद हैं, जो इसके कुल वन क्षेत्रफल का 75% है। मतलब जितना स्टेट का क्षेत्रफल है उसका 75% पे जंगल लगे हुए हैं। जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में इसके कुल वन क्षेत्र के आरक्षित वनों का बड़ा प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट खूब सारे हैं, ये इलाके जंगलों से भरे हुए हैं। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा और राजस्थान में रक्षित वनों का बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर प्रोटेक्टेड वन ज़्यादा है गवर्नमेंट की तरफ से। सभी उत्तर पूर्वी राज्यों और गुजरात के कुछ हिस्सों में वनों का प्रतिशत बहुत अधिक है, तथा यहाँ अधिकांश अवर्गीकृत श्रेणी में वन है जिनका प्रबंध स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे, मतलब यहाँ पे स्टेट्स को बता दिया गया है कि कहाँ पे किस तरीके के वन है और किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। और सभी स्टेट्स
किसी न किसी तरीके से अपने फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, समुदाय और वन संरक्षण, मतलब किस तरीके से ह्यूमन बीइंग ने अपनी तरफ से भी कोशिश की है वनों और वन्य जीवों को बचाने की, और किस तरीके से हम लोग इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। तो आया था चिपको आंदोलन, वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। ये इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में इनको थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तो हम छोटे क्वेश्चंस के लिए ये बहुत उपयोगी हैं। चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड था? वनों की कटाई से, वनों की कटाई को रोकने के लिए ये आंदोलन हुआ था। बीज बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और पारंपरिक फसल किस्मों का संरक्षण और संवर्धन, जो अच्छी किस्म हैं उनको बचाए रखने के लिए बीज बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। नवदाने बीज संचय के लिए, वही बीज को बचाने के लिए एक और आंदोलन हुआ, नवदाने आंदोलन कहा जाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर इन वन आवासों के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह मानते हुए कि केवल इसी से उनकी अपनी दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षित होगी। मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ को हिंदुस्तान में समझते भी हैं कि अगर हम लोगों ने वन और वन्य जीवों को और अपनी परंपरागत चीज़ों को नहीं बचाया तो क्या होगा, आगे हम लोगों को ही समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए हिंदुस्तान में बहुत ही बेहतर लोग उपलब्ध हैं जो आज भी इसकी बायोडायवर्सिटी को, इसके फॉरेस्ट को, इसके फ्लोरा फौना को सुरक्षित रखे हुए हैं और अपने प्रयास में लगे हुए हैं। भारत सरकार ने नष्ट हो रहे वनों के प्रबंधन और बहाली में स्थानीय समुदायों को शामिल करके संयुक्त वन प्रबंधन JFM कार्यक्रम शुरू किया था। मतलब जहाँ पे गांव क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे लोगों को बुला के और गवर्नमेंट ने बात की कि उनको समझाया कि किस तरीके से आप जंगलों को बचाइए और क्यों बचाइए, किस लिए आपको बचाना चाहिए, वो सब समझाया, लोगों को समझ में आया और इस कार्यक्रम को कहा गया JFM कार्यक्रम। और इसके जरिए हिंदुस्तान में बहुत सारे वनों को फिर लगाया जाना शुरू किया, पेड़ पौधों को लगाया जाना शुरू किया और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इसमें योगदान भी किया और वहाँ के जो लोकल लोग थे उनका साथ प्राप्त किया कि वहाँ पे जंगलों को बढ़ाया जा सके। संयुक्त वन प्रबंधन स्थानीय स्तरों पर गठित किया जाता है, जिससे वन विभाग के अधिकारी और स्थानीय लोग संगठित होकर इसको करते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना कि वनों गवर्नमेंट की तरफ से आती रहती है योजनाएं कि सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे, स्कूलों में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये सब क्या है? ये गवर्नमेंट की तरफ से या लोकल लेवल पे एक प्रमोशन है कि जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उनको नष्ट होने से रोका जाए और नष्ट हो गए हैं जो उनको फिर से लगाया जा सके, उनको फिर से उस लायक बनाया जा सके कि वो हमें फिर उपयोगिता साबित करने का मौका दें। JFM कार्यक्रम की शुरुआत 1988 से औपचारिक रूप से हुई जब ओडिशा राज्य ने मिलकर वन प्रबंधन करने का पहला प्रस्ताव पारित किया। मतलब ये JFM कार्यक्रम पहली बार उड़ीसा में आरंभ होता है और 1988 में इसकी नींव पड़ती है और यहीं से ये कार्यक्रम पूरे देश में फिर फैल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी हमारे देश में वनों और वन्य संसाधनों के बारे में और साथ ही दोस्तों बताया गया है कि किस तरीके से हमारा जो वातावरण है वो हमें यानी ह्यूमन बीइंग्स को प्रभावित करता है और इसके बगैर ह्यूमन बीइंग का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अगर हम लोग ये सोच लें कि हम लोग बिना जंगलों के, वन्य जीवों के रह सकते हैं या इनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इनको काट के फेंक देना चाहिए, ये हमारे लिए परेशानी का ही कारण है और बढ़िया सड़कें, बढ़िया घर, बढ़िया मकान हमें चाहिए, तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम लोगों को कितना भी पैसा मिल जाए लेकिन खाना खाने के लिए हमें जानवरों और वनस्पतियों पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। हम लोग पैसा रुपया नहीं खा सकते क्योंकि हम लोग भी एक नेचुरल पार्ट हैं, नेचर का ही पार्ट हैं और इस धरती पे केवल उसके एक छोटे से हिस्से हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी NCERT चैप्टर 2 समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।